पहले सियासत में प्रॉपर्टी चुराई जाती थी, ओहदे चुराए जाते थे, कुर्सियां छीनी जाती थी। अब तो बाप चुराया जा रहा है। शरद पवार को, जिनको लोग कहते थे ये हमारे भगवान है, दैवत है, उनको गॉड मानते थे, आज उनको अजीत पवार चुराना तो चाहते हैं, लेकिन उनको नेता मानने से इनकार करते हैं। यही हाल एकनाथ शिंदे का। बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कुएं में, खड्डे में ढकेलना चाहते हैं। राम रहीम को 9 बार पैरोल पे छोड़ा जाता है और वो बाहर आके केक काटता है तलवार से। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, तो ये हमारी असलियत है। युवाओं को देख लीजिए, 45 साल में बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पर है। ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। भाई मोदी जी मुसलमानों को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी है, ओबीसी है, पिछड़ा है, दूसरी कौमें हैं, आज मोदी जी उनसे नफरत कर रहे हैं, उनको गुर्बत की खाई में ढकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट मोदी को जा रहा है। वो कौन सी मोहब्बत है? हम लाल किले से कह रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, माँ है, बहन है, दुर्गा है, देवी है, बिल्कुल सही है, महिलाओं का इज्जत होना चाहिए, लेकिन करते क्या है? हमारी कथनी और करने में कितना फर्क है। बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, क्या हुआ। मोदी सरकार अक़लियतों के तहत क्या कर रही है? अक़लियतों की दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकती है, फिर वो दरगाहें हो, खानकाहें हो, मदरसे हो, मस्जिदें हो, या उनका कत्लेआम हो, ये तो पूरी दुनिया जानती है। जो संस्थाएं नेहरू जी के टाइम और इंदिरा जी के टाइम बनी और मनमोहन सिंह के टाइम बनी और इवन वाजपेयी जी के टाइम 9 संस्थाएं बनी, अभी उनको बेचने का काम हो रहा है। 33 संस्थाएं बिक गई और 100 बेचने का और टारगेट है। यहाँ मौजूद सभी योग्यता से लबोलब और हम सबके आदरणीय आदर्श मंचासीन मेरे सभी श्रद्धेय आदरणीय महानुभाव और उपस्थित सभी सज्जनों, मुझे यहाँ बुलाने का मौका दिया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं IMCR का धन्यवाद करता हूँ। मैं सीधा अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि इस समय हालात क्या है और देश की ज़रूरत क्या है। देखिए, हम एक वेलफेयर स्टेट, समाजवादी स्टेट की अवधारणा लेके चले कि गरीबों को ऊपर लाया जाएगा, संसाधनों का बंटवारा बराबर बराबर होगा, सरकारी संस्थाएं बने, लेकिन जो संस्थाएं नेहरू जी के टाइम और इंदिरा जी के टाइम बनी और मनमोहन सिंह के टाइम बनी और इवन वाजपेयी जी के टाइम 9 संस्थाएं बनी, अभी उनको बेचने का काम हो रहा है। 33 संस्थाएं बिक गई और 100 बेचने का और टारगेट है। तो 6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने की योजना है। तो इनडायरेक्टली ST SC OBC और गरीब तबके का रिजर्वेशन खत्म हो रहा है। आप देखिए, बाबा साहब ने कहा था कि भाई संसाधनों का बराबर बराबर बंटवारा होना चाहिए, नहीं तो अराजकता होगी। अभी सारे संसाधन कुछ हाथों में दे दिए गए हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना है। आप देखिए उस समय क्या उनकी कितनी सोच गहरी थी। आज सिर्फ धर्म के नाम से पूरी राजनीति चल रही और उनका कहना था कि इससे तनाव होगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। उन्होंने दूसरी बात कही थी कि व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति पूजा होगी तो अधिनायकवाद आएगा। अब व्यक्ति पूजा के अलावा कुछ नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे सामने है। संसाधनों का मैंने आपको बताया। अब ब्यूरोक्रेसी जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, क्या हालत है। ऐसे लोगों को वहाँ बैठाया जा रहा है जो दिन में रात कहो तो रात कहेंगे और बरसात कहो तो बरसात कहेंगे, और किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैं 70 साल में ST का पहला अफसर था जो CBDT का मेंबर बनने वाला था, और प्रशांत भूषण जी के पास भी मेरा केस लेके गया था, लेकिन 3 बार सेक्रेटरीज ने उसको पास किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, ST कमीशन ने डायरेक्शन दिया, पार्लियामेंट्री कमेटी ने डायरेक्शन दिया, लेकिन केसी घुमरिया की शक्ल पसंद नहीं थी कि वो सही को सही और गलत को गलत कह रहा था, इसलिए वो काम नहीं हो।
तो ये ब्यूरोक्रेसी की हालत है। और आप ये ईडी और इनकम टैक्स ये सब देख रहे हो, ये इसी तरह मिसयूज हो रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी का हालत है। अब आप महिलाओं का देख लीजिए, हम लाल किले से कह रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, माँ है, बहन है, दुर्गा है, देवी है, बिल्कुल सही है, महिलाओं का इज्जत होना चाहिए। लेकिन करते क्या हैं? हमारी कथनी और करने में कितना फर्क है। बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, क्या हुआ। 11 अपराधी, इस तरह के अपराधी, उनको छोड़ दिया जाता है थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। अभी दोबारा उसका संज्ञान लिया है और प्रशांत भूषण जैसे साहब जैसे लोग लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ी हमारे लिए एक संभावना दिखती है। इसी तरीके से आप देखिए, राम रहीम को 9 बार पैरोल पे छोड़ा जाता है और वो बाहर आके केक काटता है तलवार से। महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। तो ये हमारी असलियत है। युवाओं को देख लीजिए, 45 साल में बेरोजगारी हाईएस्ट लेवल पर है। 1,60,000 युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर कोरोना के बाद बोल दिया गया नहीं आप नहीं हो सकते। अग्निवीर लाए हैं, 4 साल रखेंगे और बाद में वो लड़के आके समाज में बदमाशी करेंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम किधर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप इकोनॉमी में देख लीजिए, 40 लाख करोड़ रुपए हमारा लगभग टैक्स कलेक्शन है और ये जो सारी सुविधाएं दे रहे हैं, 5 किलो अनाज 6,000 रुपये किसानों को, ये सारी कीमत 2.25 लाख करोड़ होती है। और बाकी किसानों का 3-4 लाख करोड़ का लोन हो उसको माफ नहीं कर सकते, लेकिन 18 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के राइट ऑफ कर दिए गए। तो किधर जा रहे हैं, मतलब एक तरफ 100 करोड़ लोगों की कोई इज्जत नहीं है और कुछ एक लोगों के हाथ में सब कुछ दिया जा रहा है। तो इस देश में क्या रास्ता आगे निकलेगा वो हमको देखना है। तो इसी तरीके से ट्राइबल्स की आप हालत देख लीजिए, 20 लाख लोग, 20 लाख परिवार, उनको सुप्रीम कोर्ट का एक 2019 का डिसीजन है जुलाई का, उसमें ये कहा गया है कि ये वनों में अपनी जो है रिहाइश को प्रूव नहीं कर पाए तो इनको बाहर कर दिया जाए। तो वो जो सीए जैसा ही है और वो तलवार लटकी हुई है, उसको स्टे किया गया, अभी रिजेक्ट नहीं किया गया। और दूसरा जो यूसीसी है, हालांकि अभी तो यूसीसी मतलब कॉमन सिविल कोड, उसे अभी तो ये कहा जा रहा है कि ट्राइबल को अलग रखा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सबको उसकी चपेट में ले लिया जाएगा। अभी जो है उत्तराखंड में लागू किया है कि इसको धीरे धीरे पूरी जगह लागू कर दिया जाएगा। तो जो स्पेशल प्रोविजन ट्राइबल्स के लिए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। एट्रोसिटी एक्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, जो विशेष रिजर्वेशन उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वहाँ भी सब ये होने जा रहा है। तो बात ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और दूसरा जो है धर्म की भांग पिला के और हमको जो मिसगाइड करके मिथ्या प्रचार करके झूठा जो नेशनलिज्म की बात की जा रही है और असली जो समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, उनसे बाकी चीज़ों से ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। तो हमको ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और इस देश की आत्मा धर्मनिरपेक्षता है। इस देश के लिए धर्मनिरपेक्षता ही एक रास्ता है, इसलिए हमारे जो नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता को चुना था। नहीं तो यहाँ इतना गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है और होने वाली है। तो धर्मनिरपेक्षता को हम छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए दुखद स्थिति पैदा कर सकता है। हमें वापस वहीं होना है, धर्मनिरपेक्षता को एक होना चाहिए और अपने वोट की कीमत समझें और एकजुट होकर वोट करें, तभी कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि मीडिया जो लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, प्रजातंत्र का प्रहरी माना जाता है, वो या तो बिक गया है, माफ करना मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, अच्छा मीडिया भी है लेकिन बहुत कम मीडिया की आवाज़ निकलती नहीं है। मैंने मीडिया के भी असेसमेंट किए हैं और 5-5 हज़ार करोड़ के कंसिलमेंट भी निकाले, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ रेड की जाती है 7 साल बाद में और बोलते हैं 900 करोड़ का निकाल दिया। वो 900 करोड़ तो मैं 7 साल पहले जोड़ के आ गया था असेसमेंट में, उसी को उछाला जा रहा है। फॉरेन अकाउंट्स और बाकी चीज़ें उनके बारे में कुछ नहीं बता रहा। तो स्थिति बहुत अजीब है। फैक्ट्स कुछ हैं, इतने फॉरेन हवाला हैं, 30-30 करोड़ के फॉरेन हवाला मैंने पकड़े हैं, रिकॉर्ड पड़े हुए गवर्नमेंट ऑफिस में लिखा है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं। पिक्चर कुछ, असली पिक्चर कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है।
तो जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे और एकजुट होकर, धर्मनिरपेक्षता के एकजुट होकर वोट नहीं करेंगी, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं भी कांग्रेस में अभी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब तक ये त्याग की भावना से और पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के देश हित में और समाज हित में सोच के एकजुट नहीं होंगे, तब तक कुछ रास्ता निकलने वाला नहीं है। और हम लोगों को एकजुट होके मैं सोचता हूँ वोट करना चाहिए, तभी जाके कोई अच्छा रास्ता निकलेगा और इस देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय। सीआर में हम सब लोग यहाँ बहस के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुल्क के हालात आप सब बेहतर समझते हैं। अभी घुमरिया जी अपनी बात आपके सामने रख रहे थे। अब ये तो पूरी दुनिया को आया है कि मोदी सरकार अक़लियतों के तय क्या कर रही है। अक़लियतों की दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकती है, फिर वो दरगाहें हो, खानकाहें हो, मदरसे हो, मस्जिदें हो, या उनका कत्लेआम हो। ये तो पूरी दुनिया जानती है। मैं तो सियासी पार्टी से हूँ। हमारे हैदराबाद के साथी कह रहे थे कि वो सियासत में नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं रहना चाहते हैं। मेरी सलाह इस पे एक है, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से, कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई सियासत से हमारा लेना देना क्या है, हम क्यों सियासत में जाएं, तो भाई क्या इसकी जिम्मेदारी मोहम्मद अदीब, फारूक अब्दुल्ला, अजीज़ पाशा या डी राजा पे ही इस कौम ने दे रखी है? आप खुद क्यों नहीं सियासत में आते हैं? आज वक्त की ज़रूरत है कि हर मुसलमान को जिस तरीके से आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, आप अपना कारोबार चलाते हैं, क्योंकि अब तो सियासत ही तय कर रही है कि आपका वजूद रहेगा या ख़त्म होगा। इसलिए सियासत में आना हम सबका फ़र्ज बनता है। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे राजस्थान के एक साथी, INF साथी कह रहे थे कि ये जुल्म हो रहा है, वो जुल्म हो रहा है। भाई मोदी जी मुसलमानों को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो आदिवासी है, OBC है, पिछड़ा है, दूसरी कौमें हैं, आज मोदी जी उनसे नफरत कर रहे हैं, उनको गुर्बत की खाई में ढकेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वोट मोदी को जा रहा है। वो कौन सी मोहब्बत है कि आज पूरी RSS और BJP आपके साथ नफरत कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका आज वो मोदी को चुनकर ला रहा है। इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अदीब साहब ने कहा कि हम एक बार वोटिंग न करें, उसका बहिष्कार करें, उसका बाइकआउट करें, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बात बनने वाली नहीं है। जमहूरियत में हमें रहकर जमहूरी तरीके से ही इस सरकार को हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथियों, मैं तो मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ। मैं शरद पवार की पार्टी का कौमी तर्जुमान हूँ। मैं 8-10 साल तक वहाँ जो है चेयरमैन रहा, चेयरमैन को मैं कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रहा। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या हो रहा है? सरकारें खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही हैं, गिराई जा रही हैं, और जो नहीं मानता है उसको फिर ईडी की नोटिस, इनकम टैक्स की नोटिस। खुद शरद पवार के भतीजे अजित पवार, वो पार्टी से बगावत करके उनके ऊपर 70,000 करोड़ का घोटाला था। मोदी जी ने एक हफ्ते पहले अहमदनगर में बोला, और एक हफ्ते के बाद वो मोदी जी के साथ सरकार में, BJP की सरकार में शामिल हो गए। आज इलेक्शन कमीशन भी, यहाँ प्रशांत भूषण जी बैठे हैं, वो हमारी पार्टी के सारे मामला देख रहे हैं। 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आया कि असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो अजित पवार की है, शरद पवार की नहीं है। यही मामला बाला साहब ठाकरे को पूरी दुनिया जानती है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने बनाई, शिंदे ने बगावत किया, तो इलेक्शन कमीशन का फैसला और यूपी के असेंबली के स्पीकर का फैसला आया महाराष्ट्र के कि असली शिवसेना वो जो है एकनाथ शिंदे की है, बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव की नहीं है। अब तो बाप चुराया जा रहा है। पहले सियासत में प्रॉपर्टी चुराई जाती थी, ओहदे चुराए जाते थे, कुर्सियां छीनी जाती थी। अब तो बाप चुराया जा रहा है। शरद पवार को, जिनको लोग कहते थे ये हमारे भगवान हैं, दैवत हैं, उनको गॉड मानते थे, आज उनको अजित पवार चुराना तो चाहते हैं, लेकिन उनको नेता मानने से इनकार करते हैं। यही हाल एकनाथ शिंदे का। बाला साहब ठाकरे की फोटो लगाना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे को कुएं में, खड्डे में ढकेलना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई चल रही है।
आप अगर सीधे नहीं मानेंगे तो आपको गलत तरीके से ये सरकार कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है। रहा जो पॉलिटिकल अलायंस है, आज पॉलिटिकल अलायंस बनने की ज़रूरत है, बन रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार में नीतीश जी को कन्वीनर बनाने की बात हो रही थी। फारूक अब्दुल्ला साहब उसके बड़े, इंडिया के जो गठबंधन है उसके बड़े नेता हैं। पवार साहब से हम लोग रोज मिलते हैं, 2-3 दिनों से हमारी मीटिंगें चल रही है। आज हालत ये है कि सबको डिसेबल किया जा रहा है, स्टेबिलिटी को ख़त्म किया जा रहा है, बड़े नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। और इसके लिए अजीत साहब आप फिक्र ना करें, आप इस उम्र में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आज ये जिम्मेदारी सिर्फ अक़लियतों की नहीं है, इस हिंदुस्तान में रहने वाले 80% हमारे जो गैर अक़लियत है, जो हिंदू भाई हैं, आज उनके लिए सोचने का मकान है। हम तो बर्बाद किए जा रहे हैं, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि आप भी बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसके पहले कि मुल्क बर्बाद हो जाए, आप ही सोचें, आप राम मंदिर जाएं, भगवान की पूजा करें, आप धर्म के साथ रहें, लेकिन इस मुल्क को मोदी के चंगुल से बचाएं। इतना ही कहना चाहूँगा। खुदा।